Hello everyone, welcome to lecture number 15. So in this lecture we are going to start and complete Venn diagrams. So Venn diagrams अपने आप में not a lot of questions are asked from here. You can find decent number of questions, one or two question, not more than one per year. But the concept that we learn here is going to be used in syllogism, which is part of logical reasoning. So आज after completing Venn diagrams, we are going to start with logical reasoning. एंड लॉजिकल रीजनिंग इज ऑब्वियसली अ टॉपिक जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. ब्रॉड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईजी टॉपिक है. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल स्ट्रगल विद दिस. सो हम इसको स्टार्ट करेंगे. इसके कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे विच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना कवर लॉजिकल रीजनिंग. सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद वेन डायग्राम्स. ओके यार, इमेजिन करो यू आर इन अ क्लास and in the class you see students who are wearing shirts जिसमें blue color है and some other students who are wearing shirts जिसमें white color है. Alright, ये blue वाला example हो गया, ये white वाला example हो गया. And then there are students like this who are wearing shirts जिसमें blue and white दोनों color के combinations हैं. Now what are the important questions that you can ask? You can ask कि यार blue वाले कितने हैं, कितने बच्चे हैं जिनके shirts में blue color है, कितने बच्चे हैं जिनके शर्ट्स में वाइट कलर है, कितने बच्चे हैं जिनके शर्ट्स में ब्लू भी है प्लस वाइट भी है. राइट. एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ब्लू है बट वाइट नहीं है, एंड सो ऑन. एक और हो सकता है कि वाइट है बट ब्लू नहीं है. एंड फाइनली क्वेश्चन है ओवरऑल कितने बच्चे हैं, लाइक कंबाइनिंग दीज टू कैटेगरीज. सो दीज व्हाट आर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं. दीज आर सेट, inclusion and exclusion questions. ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो अगर हमारे पास सेट है, मतलब दो कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता हूं. एंड इस क्वेश्चन को अगर लाइक अगेन गोइंग बैक टू दिस क्लासरूम, इफ यू हैव दीज स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू गोना डू इज, यार आप बोलोगे यार ब्लू वाले एक साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड आ जाओ, व्हाइट वाले राइट साइड आ जाओ, एंड जिनके शर्ट्स में दोनों तरह के कलर्स हैं वो बीच में आ जाओ. ऑल राइट. एंड दिस आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन द ग्राउंड टू रिप्रेजेंट कि यार इस एरिया में जो बच्चे खड़े हैं दे हैव द कलर ब्लू इन द शर्ट्स. इस एरिया में जो खड़े हैं दे हैव द कलर वाइट इन द शर्ट्स, एंड सो ऑन. और यही वेन डायग्राम्स है. इट इज जस्ट, देखो, इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा. कुछ हो नहीं रहा है. I mean, ऐसा नहीं है कि डेटा इस तरह गिवन है. वी आर जस्ट फॉर आवर और मेंटल कन्वीनियंस वी ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है. तो वेन डायग्राम कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. लाइक रियल लाइफ में भी अगर हो सकता है कि आई डोंट नो, या लाइक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि लाइक देर आर पीपल जिनको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है या मिल्क पसंद है, या कुछ लोगों को ये दोनों पसंद है, ये दोनों पसंद है. तो ये नंबर्स दिए होते हैं. अब बिकॉज ये नंबर्स दिए हुए हैं and there are different categories, we can ask inclusion exclusion questions जो मैंने भी example दिया कि tea and coffee, tea but not coffee, coffee but not tea. So for our own convenience we can just draw these diagrams, these circles, and इससे काफ़ी सारी चीज़ आसान होती हैं which I am going to learn. So this is basically the broad overview कि हमें करते क्यों हैं, कि इस तरह के diagrams हम बनाते क्यों हैं. अब for example अब मैं कोई ऐसे I have represented all of these kids, so I can just say कि यार blue वाले कितने 1 to 6 10 11. ठीक है. ब्लू वाले 11 हैं. वाइट वाले कितने हो गए 6 और 4 10 हो गए. राइट. अब चार इस एरिया में हो गए जो कॉमन एरिया है. इस एरिया में 4 बच्चे हो गए, ब्लू एंड वाइट, ये 4 हो गए. अगेन अगर आपको बोलना है कि ब्लू है बट नॉट वाइट, ब्लू बट नॉट वाइट, तो आप क्या करोगे. अगेन यू गोना डू, आप इस वाले एरिया को देखोगे. राइट. बिकॉज ये दिख ही रहा है आपको कि इस एरिया में जो बच्चे खड़े हैं विच इज़ नॉट इन दिस जोन, इस जोन के बाहर इस एरिया में जो बच्चे हैं दे आर वेयरिंग ब्लू बट दे डोंट हैव द कलर वाइट इन द शर्ट्स. सो यू कैन जस्ट काउंट दैट एट 7. और यू कैन जस्ट से ये पूरे बड़े वाला सर्कल लिया मैंने, बाहर वाला ये वाला सर्कल लिया, एंड इसमें से मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया. बेसिकली या मैंने ये वाला सर्कल लिया है
और मैंने ये वाले माइनस कर दिए इसमें से। तो यही है देखिए। एंड ओके, आई जस्ट कवर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट बिकॉज दीज कैन बी आस्क्ड इन दिस डिफरेंट क्वेश्चंस। सेट क्या होता है? इट इज़ अ कैटेगरी और क्लास बोल लेते हैं। ओके, यू विल फाइंड टू डिफरेंट वर्ड्स, कैटेगरी भी बोल सकते हो, क्लास भी बोल सकते हो। कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे क्या, इस कैटेगरी का कुछ नाम होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इट्स लाइक नंबर्स 1 2 एंड 3, ये हो सकता है, या तो ABCD until Z भी हो सकता है, या फिर इट कुड बी कलेक्शन ऑफ आइटम्स लाइक वॉवल्स ले लिया, AEIOU। ओके, दिस कुड बी टी लविंग पीपल एंड सो ऑन। तो एक सेट हो गया, ठीक है। हर सेट को एक वेन डायग्राम में हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वॉट एवर लाइक दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल और द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू दैट सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि लेट्स से ये सेट हो गया टी का, ये सेट हो गया कॉफ़ी का, मे बी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वाले का एक अलग सेट है, ठीक है, ऐसे कुछ सेट है। सो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जितने भी विद इन द क्वेश्चन, विद इन द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग, वॉट एवर द डेटा दैट वी हैव, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का कलेक्शन कंबाइंड मिला के यूनिवर्सल सेट है। इसमें सब कुछ आ गया, नथिंग इज आउटसाइड दिस। इफ़ इन द क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं डोंट ड्रिंक एट ऑल, कुछ भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, ये कुछ इस तरह के लोग हैं, ठीक है। सो ये सब के अराउंड में ऐसे रेक्टेंगल बना देता हूँ। एवरीथिंग इनसाइड दिस रेक्टेंगल इज कॉन्स्टिट्यूट्स माई यूनिवर्सल सेट। फिर आपने दो टर्म्स देखे होंगे, सबसेट एंड सुपरसेट। सो ऑल ओके, दीज आर वेरी बेसिक थिंग। सबसेट वही है, मान लो दो वेन डायग्राम है, अगर एक दूसरे के अंदर पूरी तरह इंक्लूड हो जाता है, लेट्स से ये बाहर वाली चीज़ A है, अंदर वाली चीज़ B है, सो B इज सबसेट ऑफ A। इट मीन्स B A के अंदर पूरी तरह से इंक्लूडेड है। गोइंग बैक टू दैट क्लास एग्जाम्पल, मान लो अगर ऐसे बच्चे होते जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी थी, एंड ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने वो स्ट्राइप्स, ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्स पहने थे, सिंपल वाइट किसी के पास नहीं थी, सो दैट वाइट वन वुड हैव बीन अ सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ the set of children wearing blue shirts। इसी लैंग्वेज की ऑपोजिट लैंग्वेज होगी, अगर B A का सबसेट है, मतलब B A के अंदर इंक्लूडेड है, इट मीन्स A इज सुपर सेट ऑफ B। सो ये दोनों चीज़ हमेशा होती हैं, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो बड़े वाला उसका सुपर सेट होता है। यूनियन इज दिस थिंग, ये वाला एग्जाम्पल, टी कॉफ़ी वाले एग्जाम्पल में ये जो पूरी चीज़ है, दो सेट्स हैं, उनका सारा कॉम्बिनेशन, ठीक है। उन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ जोड़ें, सो दैट इज टी, दिस इज बेसिकली टी एंड कॉफ़ी का यूनियन, एंड इसको हम ऐसे यू से इंट्रोड्यूस करते हैं, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। लेट मी मेक सम स्पेस। सो यूनियन के अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम बेसिकली। एक्चुअली आप दो ही तरीके से लिखोगे यूनियन को लिखा हुआ, या तो ऐसे यूनियन वाला एक सिंबल होता है, जैसे अगर A और B है तो A यूनियन भी ऐसे लिखा होगा, या फिर A प्लस B लिखा होगा, दोनों बोथ आर वैलिड। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दीज टू सेट्स। इंटरसेक्शन मीनिंग जो एलिमेंट्स दोनों सेट में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल में कोई है लाइक देर आर सम पीपल हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो इसमें आ जाएंगे। सो दैट इज A इंटरसेक्शन B, या फिर उसको A भी लिख दो या फिर A डॉट भी लिख दो, एक ही बात है। सो ये सारे ऑल ऑफ दिस एक्सप्रेशंस का मतलब यही है कि इंटरसेक्शन। डिफरेंस A माइनस B, एलिमेंट्स जो सेट A में हैं पर B में नहीं है, अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से टी लवर्स 10 हैं, कॉफ़ी लवर्स 100 हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टी माइनस कॉफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, नो, इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट
this area. All right. Again, in the next slide, I'm going to cover this more systematically, but this is what difference means. कार्डिनैलिटी का मतलब होता है काउंट. जैसे मैंने बताया कि देर आर 10 टी लेवल्स, सो उसमें काउंट जो होता है दैट इज 10, दैट इज अ कार्डिनैलिटी. डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये होता है कि डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल ये कोल्ड ड्रिंक वाला जो सेट है और कॉफ़ी वाला जो सेट है, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कॉफ़ी भी पीता है, कोल्ड ड्रिंक भी पीता है. हेंस दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. ओवरलैपिंग इज ऑपोजिट टू डिसजॉइंट, कि कुछ ना कुछ टच कर रहे हैं. इट मीन्स कोई इंक्लूडेड भी हो सकता है दूसरे में. वन कुड बी अ सबसेट ऑफ द अदर, और दे कुड हैव सम इंटरसेक्शन. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज द सेम एज डिसजॉइंट. ये दोनों सेम चीज़ होती हैं. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स. इससे बाहर कुछ आपको टर्म नहीं दिखेगा. सो लेट अस जस्ट लुक एट दिस सिंपल कॉन्सेप्ट. हमने दो सेट्स की बात की है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट लाइक एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी मेरे को दो ऐसे सेट दे रखे हैं, सो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी इज दिस एंटायर एरिया. ठीक है. अब इस एंटायर एरिया में कितने एलिमेंट्स होंगे? डेफिनेटली जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने तो होंगे ही. अब इमेजिन लाइक इफ अगेन इमेजिन दैट दिस इज अ स्पेस एंड लाइक यू नो लाइक दिस इज अ क्लास. ये स्टूडेंट्स वगैरह हैं, खड़े हुए हैं. यू आर गोना ड्रॉ द सर्कल. फर्स्ट सर्कल जो है ए वाला सर्कल है, आपने ड्रॉ किया. ए वाला सर्कल आपने ड्रॉ किया, तो आपने सारे बच्चे इसमें काउंट कर दिए. फिर आपने जितने इसको आप ऐसे एन लिख सकते हो. एन मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ एन, जितना जितना काउंट इसमें है ऐसे कर सकते हो उसको. फिर जितने स्टूडेंट्स बी वाले उसमें थे, सर्कल में थे, वो आपने काउंट कर लिए यहाँ से. ठीक है. सो क्योंकि ये दो सर्कल मैंने बनाए, इट्स वेरी ऑब्वियस टू मी कि यार ये जो बीच वाला एरिया था विच इज कॉमन टू बोथ, दिस एरिया, ये तो मैंने दो बार काउंट कर लिया. फर्स्ट जब मैंने ए वाला सर्कल बनाया, देन बी वाला सर्कल बनाया, तो मैंने दो बार काउंट कर लिया. तो बस इसको मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बेसिकली काउंट दिस एंटायर एरिया. आई वॉन्ट टू काउंट द टोटल एलिमेंट्स इन दिस एंटायर एरिया. सो ए वाले एरिया को मैंने काउंट किया, बी वाले को काउंट किया, एंड आई रियलाइज कि बीच वाला जो है वो दो बार काउंट हो गया. सो एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा. ठीक है. इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं. आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहले वाला एरिया हो गया ए माइनस बी वाला एरिया, राइट. वो एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है. फिर वो एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है. फिर वो एलिमेंट जो दोनों में है. सो अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया गया है एंड इस तरह के क्वेश्चन में मेरे को एटलीस्ट देखो, या तो मेरे को देखो यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन थे. फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में बेसिकली मेरे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं. एटलीस्ट 3 दे रखे होंगे. मेरे को बता रखा होगा टोटल कितने हैं और ए और बी के कितने हैं. सो आई कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन. या मेरे को ए और बी का पता है, इंटरसेक्शन पता है, सो आई कैन फाइंड आउट द टोटल. या फिर ये वाली इक्वेशन देखी तो इसमें कुछ मेरे को 3 में से कुछ 2 टर्म पता होंगे एंड टोटल पता होगा, एंड सो ऑन. इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं. सो विल जस्ट लुक एट सम क्वेश्चंस एंड यू विल सी कि ये कितना ही आसान है, लेकिन बहुत ही आसान है. ओके, दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम. आउट ऑफ 100 पीपल 60 लाइक टू ड्रिंक टी. ओके, यू कैन एक्चुअली ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन. मैं तो उसके बाद में सॉल्व करता हूँ. सो आउट ऑफ 100 पीपल 60 लाइक टू ड्रिंक टी, 65 ड्रिंक कॉफी. देर आर नो अदर बेवरेजेस दैट पीपल ड्रिंक. कुछ और नहीं पीते हैं. एंड 12 पीपल ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो पहले मैं इसका ना कोई डायग्राम बना लेता हूँ. इट्स ऑलवेज ईजी टू जस्ट क्रिएट अ डायग्राम. इसको मैंने टी बोल दिया, इसको कॉफ़ी बोल दिया. अब क्या बताया कि 100 लोग हैं टोटल. सो यूनिवर्सल सेट जो है उसमें 100 ही लोग हैं, बट कोई और बेवरेज नहीं है. सो इधर कुछ नहीं है, इस एरिया में, खाली एरिया में कुछ और नहीं है, बस टी और कॉफ़ी वाली चीज़ें हैं. अब क्या बताया कि 60 लाइक टू ड्रिंक टी. सो ये एरिया जो है इसमें 60 लोग हैं एंड कॉफ़ी 65 लोग हैं. इस तरह से इसको 65 मान लिया. नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम यूजिंग द ब्लू कलर बिकॉज in the exam also you'll find this one color, but okay, for convenience I can draw
यूजिंग सम अदर कलर। ओके, ठीक है, ये कॉफ़ी वाले 65 हो गए। अब क्या बताया कि 12 लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। सो एक्चुअली हाँ, 12 लोग इधर होंगे कुछ, विच आर स्कैटर्ड आउटसाइड, विच आर नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। इट मीन्स टी और कॉफ़ी के मिला के कितने हो जाएंगे? 88। इट मीन्स टी प्लस कॉफ़ी मस्ट बी 88, बिकॉज 12 लोग तो कुछ नहीं पीते हैं। बट टी प्लस कॉफ़ी, ये तो यूनियन हो गया, राइट? दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। इट मीन्स टी प्लस कॉफ़ी जो 88 है वो है टी के बराबर, इंडिविजुअल टी के बराबर। चल इसको यूनियन ही लिख देता हूँ मैं ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। हाँ, टी यूनियन सी 88 था, ये हो जाएगा टी के बराबर प्लस कॉफ़ी के बराबर माइनस टी इंटरसेक्शन सी। ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 65 माइनस टी इंटरसेक्शन टी। तो टी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? ये 125 माइनस 88, ये होगा 37। सो ये वाला एरिया जो है ये 37 हो गया। अब इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इजी रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि ये 37 हो गया, ये टी मान लो ये सी है। अब टी टोटल कितना था? 60, तो ये 23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 28, क्योंकि कॉफ़ी था टोटल 65 था टोटल। कॉफ़ी के 37 लोग जो हैं दे आर इंटरसेक्टिंग विद टी, बाकी कितने बच गए विच आर ओनली सी? दे आर 28। सो अब क्वेश्चन क्या है? 25 पीपल ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ये तो गलत है, ये तो 37 होना चाहिए था। 51 पीपल लाइक ओनली वन बेवरेज, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 पीपल लाइक ओनली टी, 28 पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी, दिस इज 51। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक 2 बेवरेजेस और 0 आर मोर देन द पीपल हु ड्रिंक ओनली वन बेवरेज। एक बेवरेज पीने वाले लोग 51 हैं अभी हमने देखा, और बाकी टोटल 100 लोग हैं। सो दैट इज लाइक 2 बेवरेजेस और 0 इज 49। ये हमको वैसे ही पता है कि 2 बेवरेज पीने वाले 37 हैं, दैट इज बोथ टी एंड कॉफी। 0 पीने वाले 12 लोग हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज द आंसर। अब इसके लाइन से भी सारे क्वेश्चन हैं, आई विल शो यू इन सब पी वाई क्यूज में। अब बताना इन पी वाई क्यूज में आपको क्या मुश्किल लगेगा। 19 boys turn out for playing hockey. Of these, 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. There are no boys without shirts and or pants. ठीक है? So what is the number of boys wearing full uniform? It means क्या है? Full uniform क्या है? Shirts, union pants, दोनों नहीं, इंटरसेक्शन होगा। देखो शर्ट्स यूनियन पैंट्स टोटल लोग तो 19 है, बट ये होता है पैंट्स प्लस शर्ट्स माइनस पैंट्स एंड शर्ट्स, राइट? ये जो चीज़ है ये तो फुल यूनिफॉर्म है। जो लोग दोनों पीपल हु आर वेयरिंग बोथ, हु आर ऑल्सो वेयरिंग शर्ट्स एंड ऑल्सो वेयरिंग पैंट्स, दैट इज अ फुल यूनिफॉर्म। सो ये तो हमको पता। पैंट्स कितने दे रखे हैं? पैंट्स दे रखे हैं 14, वो दे रखा है 11, और माइनस ये पी इंटरसेक्शन एस, उसको उस साइड ले जाओ तो पी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा 14 प्लस 11 माइनस 19, विच इज़ लाइक 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6। इसमें क्या था? कुछ नहीं, लाइक एकदम डायरेक्ट सवाल था। लाइक आई वुड से इस तरह के क्वेश्चन में तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो बना सकते हो, इट्स एक्चुअली कन्वीनियंट, गड़बड़ कम होती है। Look at this PY, try to solve this on your own. In an examination, 80% of students passed in English, 70% passed in Hindi, 15% failed in both subjects. ठीक है? What is the percentage of students who failed in only one subject? तो इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये मेरा हिंदी है, ये मेरा इंग्लिश है, ये मेरा कुछ सुपर सेट हो गया। अब क्या बताएगी? देखो 80% है ना, तो n मान ले लेट्स से, और 100 स्टूडेंट्स हो गए लेट्स से टोटल। दिस इज टोटल यूनिवर्सल सेट में, टोटल इन यूनिवर्सल सेट। सो देखो 15% तो दोनों में फेल हो गए, तो यहाँ बाहर की तरफ कुछ 15n होगा।
इंग्लिश में 80 पास हुए हैं, हिंदी में 70 पास हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे कितने रहे होंगे इंटरसेक्शन में? इंटरसेक्शन में रहे होंगे 70 प्लस 80 माइनस, देखो ई इंटरसेक्शन एच ये होना चाहिए था कितना 85 के लिए। 85 के लिए क्यों? बिकॉज 15 तो दोनों में फेल हो गए, सो 15 तो बाहर हैं। ओके, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी कि कितने यूनियन ऑफ हिंदी इंग्लिश इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट। सो अब इससे ई इंटरसेक्शन एच कितना आ जाएगा? दिस इज 150n माइनस 85n, ये हो जाएगा 65n। एक्चुअली ये जो एरिया है इसमें 65n बच गया, तो मतलब सिर्फ ये वाला एरिया 5n हो जाएगा और सिर्फ ये वाला एरिया 15n हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। जो बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए, इट मीन्स बस एक में पास हुए हैं, मतलब दूसरे में पास हुए होंगे। तो दैट इज नथिंग बट ओनली एच प्लस ओनली ई, या फिर इसको बोल सकते हैं एच माइनस ई प्लस ई माइनस एच, और वो कुछ नहीं है, ये 5n प्लस 15n है, 20n है। सो 20n बच्चे हैं जो एटलीस्ट जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एंड दैट इज द आंसर 20%। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो। Try to solve this on your own. There are 50 students admitted to a nursery class. Okay, some students can speak only English and some can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English is 21, how many students can speak Hindi? How many can speak only Hindi? And how many can speak only English? Okay, ठीक है। सो इसमें देखो और कुछ नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा है कुछ बच्चे हैं तो दोनों नहीं बोलते हैं। सो यूनिवर्सल सेट ये दो होगा। बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ई यूनियन एच इंग्लिश हिंदी मस्ट बी 50, क्योंकि कुछ और नहीं दे रखा है, दो ही हमको क्लास दे रखी है। सो 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये वाला एरिया 10 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 20, ये मान लो ई है, ये एच है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, तो ई 21 है, तो ई माइनस एच कितना हुआ? 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। इससे क्या पता चलेगा? ये वाला एरिया 11 है, ये वाला एरिया 11 है, ये वाला एरिया 10 है, 21 हो गया, तो ये वाला एरिया कितना होगा? 29। इनको जोड़ के तो 50 हो जाएगा। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी? ओके, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? तो हिंदी के तो हो गए 29 प्लस 10 39, बिकॉज रिमेंबर ये जो 29 है ये इस एरिया का है, इसमें इंटरसेक्शन एरिया इंक्लूडेड नहीं है। सो हिंदी इज 39, ओनली हिंदी इज 29 एंड ओनली इंग्लिश इज 11। वो तो हमको वैसे भी हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, 39 29 11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था, अलग अलग एरियाज के हमको नंबर पुट इन करने हैं। इतना देयर विल बी इनफ क्लूज इन द क्वेश्चन सो दैट आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगेन एक्सटेंडिंग दिस प्रॉब्लम टू 3 क्लासेस। अब तक हमें कोई भी क्वेश्चन देखा हॉकी के शर्ट्स पैंट्स टी कॉफ़ी वगैरह वगैरह, इसमें 2 ही क्लास थी। क्लास आई मीन 3 ग्रुप्स या 3 सेट बोल सकते हो, 3 सेट्स, ये 3 ही थे। हालांकि अब तक 2 थे, अब ये 3 हो गए। अब इसमें क्या है कि हमने रेड भी इंक्लूड कर दिया। सो रेड वाला देखो यार, ये हो गया जिसके भी कलर, जिसके भी शर्ट में रेड कलर है। ब्लू वाले के लिए आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, एंड वाइट वाले के लिए आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो अब इसमें एक सेट हो जाएगा वाइट, एक सेट हो जाएगा ब्लू, एक सेट हो जाएगा रेड। अब क्योंकि 2 हैं तो इंटरसेक्शन 3 तरह के, अब क्योंकि ये 3 है इंटरसेक्शन 3 तरह के आएंगे। वाइट इंटरसेक्शन ब्लू आएगा, वाइट इंटरसेक्शन रेड आएगा, एंड ब्लू इंटरसेक्शन रेड आएगा। ठीक है, ये जो टॉप वाला है, ये वाला जो है, दिस इज व्हाट, नहीं
इसमें रेड है और हाँ इसमें देखो ये जो है पूरा, इसमें रेड और ब्लू का इंटरसेक्शन है, राइट, क्योंकि ब्लू लेफ्ट वाला है, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड। तो इन दो, ओके यार ये मैं ना इसका प्रॉपर डायग्राम ही आई थिंक यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन रेड ले लो, वो एग्जाम्पल के लिए था बट दिस इज ईजियर टू रिप्रेजेंट। सो यार ये वाला एरिया जो है, दिस इज ब्लू इंटरसेक्शन रेड, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, ये वाला है ब्लू इंटरसेक्शन रेड, और ये वाला है ब्लू नहीं ग्रीन इंटरसेक्शन रेड, ठीक है। अब क्योंकि तीन क्लास हैं, सो तीनों का इंटरसेक्शन भी होगा, दिस एरिया इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। फाइनली अब क्योंकि ब्लू है तो मैं इसमें ब्लू माइनस ग्रीन भी लिख सकता हूँ, ब्लू माइनस रेड भी लिख सकता हूँ। आई कैन से ब्लू माइनस ग्रीन माइनस रेड, ये हो जाएगा ओनली ब्लू, विच इज़ लाइक दिस एरिया जो इस बाउंड्री के अंदर है, इस बाउंड्री के अंदर जो होगा दैट इज़ ओनली ब्लू। अगर मैंने सिर्फ रेड माइनस किया, सो ये वाला जो आएगा दैट विल बी ब्लू माइनस रेड, एंड सो ऑन आप ब्लू माइनस ग्रीन कर सकते हो। तो बेसिकली थोड़े नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए। अ क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड अराउंड गिविंग यू सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ दीज एरियाज, एंड बाकी आप उसको सॉल्व करो टू गेट द फाइनल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखो सिमिलरली जैसे हमने वहां पे किया था, इसमें भी यूनियन हो सकता है तीनों का, ब्लू यूनियन ब्लू, ग्रीन यूनियन रेड, विच इज द टोटल एरिया। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ यार, मैं पहले ब्लू का एरिया लूंगा, फिर ग्रीन का लूंगा, फिर रेड का करूंगा। अब देखो सबसे पहले मैंने ब्लू वाला एरिया लिया, ठीक है, लेट मी रिमूव द पुराने वाला, ओके। सबसे पहले मैंने ब्लू वाला एरिया लिया, अब मैं इसमें ग्रीन वाला एरिया जोड़ रहा हूं। सो यार ये एरिया तो दो बार आ गया, ठीक है, राइट, क्योंकि ये एरिया ब्लू में भी आया था ग्रीन में भी आया था। अब मैं इसमें रेड लगा रहा हूं, तो ये वाला एरिया भी दो बार आ गया, एंड ये वाला एरिया भी दो बार आ गया। तो ये सब एरिया दो बार आ चुके हैं, तो इनको माइनस कर देता हूं, माइनस ग्रीन इंटरसेक्शन रेड। अब बट देखो जब मैंने ब्लू किया था तो ये जो कॉमन एरिया है ये तो तीन बार आया था, राइट, क्योंकि एक बार ब्लू में भी आया था, एक बार ग्रीन में भी आया था, और एक बार रेड में भी आया था। तीन बार हमने इंक्लूड किया, उसके बाद हमने तीन बार सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज दिस एरिया विल बिकम पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, हेंस वी विल एड इट अगेन। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, देखो जो ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन है इंटरसेक्शन रेड है, इट इज अ सबसेट ऑफ blue, it is a subset of green, it is a subset of red. It is also a subset of blue intersection green, blue intersection red, and green intersection red. जिस भी टर्म में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म, देखो जिस भी एक्सप्रेशन में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, इसमें से अगर मैं एक हटा दूंगा, अगर ब्लू हटा दिया तो वो फिर भी उसका सबसेट होगा, बिकॉज ये इसका मतलब ही क्या है कि मैं ब्लू और ग्रीन और रेड का इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो ब्लू में भी इंक्लूडेड होगा, ग्रीन में भी होगा, रेड में भी होगा। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ब्लू इंटरसेक्शन रेड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन रेड। तो अगेन ये ऑलरेडी एक इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन है, सो ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन का भी ये सबसेट होगा, एंड सो ऑन। हेंस व्हाट इट टेल्स मी, even if I don't know, even if you don't remember this expression, बस याद करो यार, पहले मैंने सिंगल वाले ऐड किए, सिंगल वाले ऐड किए तो फिर मैं सेकंड वाले सब्ट्रैक्ट करूंगा, बेसिकली जिसमें दो दो क्लासेस दो सेट्स का इंटरसेक्शन होगा उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। वो मैंने ये ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, फिर ब्लू इंटरसेक्शन रेड, ग्रीन इंटरसेक्शन रेड, ये सारे सब्ट्रैक्ट किए। फिर जो तीन वाले हैं उनको मैं ऐड करूंगा। बेसिकली अगर ये ना अगर ये पांच क्लास भी होती, अगर ऐसा होता कि C1, C2, C3, C4, C5, ये अगर पांच सेट होते तो भी मैं इसको ऐसे करता, पहले इन सबका यूनियन लेता, सॉरी
इनका यूनियन में ऐसा कुछ लेता, फिर मैं पहले तो सबको ऐड करता, ठीक है, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करता दो वाले इस तरह, फिर C1 इंटरसेक्शन C3 बहुत सारे आ जाएंगे, बेसिकली 5C2 आ जाएंगे। 5C2 क्या, 10 कैटेगरीज ऐसे आ जाएंगे, 10 इंटरसेक्शंस आ जाएंगे। फिर मैं ऐड करूँगा वापस तीन वाले, ठीक है, फिर मैं क्या वापस सब ट्राई करूँगा चार वाले, C3 C4 बहुत सारे हो जाएंगे, एंड देन फाइनली पांच वाला वापस ऐड करूँगा। सो इस तरह से दिस इज अ वे दैट यू कैन रिमेंबर और यू कैन विजुलाइज। बट अल्टीमेटली होना क्या है, क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस एरियाज, डायग्राम बनाओ, वो एरिया का नंबर लिख दो, एंड उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड नाउ विल ट्राई टू अप्लाई दिस इन क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। इन अ टाउन 45% population read magazine A, 55% read magazine B, 40% read magazine C, 30% read magazines A and B, 15% read magazines B and C, 25% read magazine A and C, and 10% read all the magazines. What percentage do not read any magazine? यार ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी दे रखा गया है, ठीक है। अगेन टोटल मान लो 100 ले लिया, 100 टोटल पीपल। अब क्या बताया गया कि मेरे को इन सारे एरियाज की बात बता रखी है, मेरे को ये वाला बताना है कि इसमें कितने, बाहर की तरफ कितने हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। सो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये एक्चुअली पता चल ही जाएगा, ए का बता रखा है 45, बी का बता रखा है 55, सी का बता रखा है 40, ठीक है, ये एन एन आता रहेगा इसमें। फिर तीनों के इंटरसेक्शन बता रखे हैं, 30N, 15N माइनस 25N। फिर फाइनली बता रखे हैं 10% रीड ऑल द मैगजीन्स, उसको वापस ऐड कर दूंगा। अभी कर लो आप कैलकुलेट, देखो 45 प्लस 55 इज 100, 140 पहले वाला हो जाएगा। दिस इज 30, 45, 70 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज 80N, मतलब बाहर जो बच गए इस एरिया में जो कुछ भी नहीं पढ़ते, दैट इज 20N, दैट इज द आंसर। अब यार इसमें कितना टाइम लगा, हमको पता है फॉर्मूला, पता है फॉर्मूला क्या, हमको वैसे भी आइडिया पता है कि हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला। दिस वाज वेरी डायरेक्ट बिकॉज इसमें सारे ही हमको वैल्यूज दे रखे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करना था। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। In a group of persons traveling in a bus, 6 persons can speak Tamil, 15 can speak Hindi, 6 can speak Gujarati, ठीक है। In that group, none can speak any other language. So तीन ही सेट्स होंगे, तीन ही क्लासेस होंगी, और हमको कुछ और नहीं दिया गया है। If 2 persons in the group can speak 2 languages only, and 1 person can speak all the 3 languages, how many persons are there in the group? Okay. So ये देखो, ये हमको तीन बता रखे हैं, ये मान लो हिंदी है, ये तमिल है, ये गुजराती है, ठीक है। 6 persons कैन स्पीक तमिल, ओके, 15 कैन स्पीक हिंदी, 6 कैन स्पीक गुजराती, नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। सो सारे ओके, 2 persons इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 languages ओनली, ऑल राइट, एंड ओनली एंड 1 person कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेज। कितने लोग हैं, तो हमको क्या बताना है कि हमको T यूनियन H यूनियन G करना है, ठीक है। तो पहले तो उनको ऐड कर लिया, फिर इनके इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, T इंटरसेक्शन H प्लस T इंटरसेक्शन G प्लस H इंटरसेक्शन G, ये पूरी चीज़ का माइनस करेंगे, फाइनली इसको ऐड करेंगे। सो पहले T प्लस H प्लस G कितना हो जाएगा, 15 प्लस 6 21 प्लस 6 27, माइनस देखो 2 persons in the group can speak 2 languages only. So 2 language only वाला कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, राइट। यही तो
दैट इज वॉट, देखो ये वाला एरिया है, दिस इज 2 ओनली। बीच ये वाला एरिया जो हम नहीं काउंट कर रहे हैं, ये रेड वाला एरिया, ये तो 3 लैंग्वेज ओनली है, लाइक 3 लैंग्वेजेस। बट बाकी ये जो एरिया बच गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस इज 2 लैंग्वेज ओनली। अगेन ये नहीं पूछा कि 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि दे कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, ओके। सो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ईजियर बिकॉज देखो, व्हेन आई से टी प्लस एच प्लस जी, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगाओ, इसको थोड़ा समझो, इसलिए हम डायग्राम समझते हैं। ये जो टी प्लस एच प्लस जी हो गया, ये तो सारा एरिया हो गया। मैंने एक बार टी का सर्कल लिया, एक बार एच का सर्कल लिया, एक बार जी का सर्कल लिया। फिर मैं इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखो मेरे को इंटरसेक्शंस नहीं दिए हुए हैं, सो मैं इसमें से 2 लैंग्वेज ओनली वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये जो 2 लैंग्वेज वाला एरिया है, ये 2 बार इंक्लूड हो चुका है, राइट। लुक एट दिस डायग्राम, ये वाला एरिया जो ब्लू वाला एरिया है, दिस हैज बीन इंक्लूडेड ट्वाइस बिकॉज दिस इज 2 लैंग्वेज ओनली। सो हेंस ट्वाइस, इट हैज बीन इंक्लूडेड ट्वाइस। सो मैं इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस वाले एरिया को मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर ये जो बीच वाला एरिया 3 लैंग्वेज वाला, ये 3 बार इंक्लूड हो चुका है, राइट, बिकॉज बाय डेफिनेशन it is intersection of 3 languages, hence it has been included thrice. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 2 बार। सो 2 इंटू 3 लैंग्वेजेस ओनली वाला एरिया जो है। नाउ डू अंडरस्टैंड ये इक्वेशन कैसे बनी है, वाई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफॉल्ट इक्वेशन। उस डिफॉल्ट इक्वेशन में मेरे को ये, हमको ऐसे पता होता था, टी इंटरसेक्शन एच, टी इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन एच। तो मैं ये पूरा इस वाले एरिया में ओनली 2 वाला एरिया भी इंक्लूड होता था एंड तीनों का इंटरसेक्शन भी इंक्लूड होता था। इसलिए मैं जब इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करता था, सो दिस 3 लैंग्वेज एरिया वाला, this got subtracted thrice, hence we have to add it again. But in our question, I have been separately given that 2 persons in the group can speak 2 languages. So this area, रेड वाले को हटा के जो एरिया बच गया है वो मेरे को दिया गया है, एंड ये मैंने 2 बार जोड़ा हुआ है तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये रेड वाला एरिया जो 3 बार इंक्लूड हो चुका था, इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं वो कर लेता हूँ। अब इसमें वैल्यूज डाल दो। ऊपर वाला क्या है, 15 + 6 + 6। 2 लैंग्वेज वाला कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 3 लैंग्वेज एक इंसान बोलता है, तो 2 × 1, दिस इज वॉट 27 - 2 - 2, 27 - 4 23। ठीक है, आंसर आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ यू जस्ट लुक एट द डायग्राम, यू जस्ट सी जिस तरह से मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्चुअली हो क्या रहा है। इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ ठीक है। अब ना ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली वेन डायग्राम्स के नहीं हैं, बट दे फील लाइक वेन डायग्राम्स। सो आई टेल यू। ये क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स and 30% of Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि यार मेरे पास 4 क्लास है, मेरे पास गर्ल्स भी है एक क्लास है, बॉयज़ की एक क्लास है, सेट एक है, मतलब इंडियंस का एक सेट है एंड फॉरेनर्स का एक सेट है। बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियंस है, फॉरेनर्स हैं एंड गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं। ठीक है, विद इन इंडियंस आपको गर्ल्स बॉयज़ मिलेंगे, विद इन फॉरेनर्स आपको गर्ल्स बॉयज़ मिलेंगे। सो एक्चुअली ये क्या है कि ये कुछ टोटल है, इसमें से कुछ इंडियंस हैं, कुछ फॉरेनर्स, इसमें कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, इसमें गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं। ओके, एंड ओके,
क्या बताया कि 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। इनके अगेंस्ट मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। इंडियंस कितने हो गए 60, तो फॉरेनर्स कितने बच जाएंगे 40। 100 में से लेट्स से अगर टोटल को मैं 100 मान लेता हूँ या 100n मान लेता हूँ, जस्ट टू बी सेफ 60n 40n, ठीक है ना। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ओके। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सो 60 का 30% कितना हो गया, सो 60 इंटू 3/10 हो गया 18, सो 18n हो गए गर्ल्स, तो यहाँ पे कितने बच गए 42n हो गए बॉयज़। अब हम मेरे को क्या बताया गया है कि 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो मतलब 50n गर्ल्स हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर ये 18n है तो ये 32n होगा, बिकॉज 32 + 18 इज 50। so, अगर ये 32n है और फॉरनर्स टोटल 840n है तो ये 8n होगा, राइट। अब क्या बताया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, इसका आंसर क्या हो गया 8n अपॉन 40n इंटू 100, ये हो जाएगा 20%, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखो इस क्वेश्चन में हमको टोटल कुछ एज्यूम कर लिया। इंडियंस की कैटेगरी अलग है, तो इट्स अ बाइनरी डिवीजन, दो दो क्लासेस बनती जा रही हैं। स्टार्टिंग में बताया कि इंडियंस एंड फॉरेनर्स इतने इतने हैं, देन विद इन दैट कुछ बाइनरी डिवीजन है। इट्स बेसिकली थोड़ा सा विजुलाइज करना है एंड परसेंटेज का क्वेश्चन है काइंड ऑफ। मैंने इसको इस क्लास में इसलिए पढ़ाया बिकॉज मैनी पीपल माइट गेट कंफ्यूज कि वेन डायग्राम है, बिकॉज द लैंग्वेज इज लाइक दैट, बट इट्स एक्चुअली बाइनरी डिवीजन। इट्स इट्स ओन टॉपिक, अपना ही टॉपिक है अपने आप में। परसेंटेज का क्वेश्चन है काइंड ऑफ। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो आपको ये ट्राई कीजिए। इन अ कॉन्फ्रेंस, out of a total of 100 participants, 70 are Indians. 60% of total participants are vegetarian. Then which of the following is correct? So, अगर 100 लोग हैं, so इंडियन हो गया एंड फॉरेनर हो गया अगेन, ठीक है। कितने बता रखे हैं 70 इंडियन हैं, तो ये 30 हो जाएंगे। अब इसमें वेज हो गया एंड नॉन वेज हो गया, इसमें वेज हो गया एंड नॉन वेज हो गया, ये दो कैटेगरीज बता रखी हैं। 60% ऑफ टोटल आर वेजिटेरियन। सो इस वाले को इस वाले को काउंट करूंगा तो टोटल आना चाहिए 60। अब क्या बताया गया कि अब देखो दिस इज लाइक एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसको V2 बोल देता हूँ। तो V1 + V2 60 है, पर फॉरेनर्स तो टोटल 30 हैं। सो क्योंकि फॉरेनर्स टोटल 30 हैं, मतलब F 30 है और V2 30 का पार्ट है, V2 F का पार्ट है, तो V2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 30। इट मीन्स V1 + V2 लेस देन इक्वल टू 30। मैं दोनों साइड मैंने V1 ऐड कर दिया। V1 + V2 लेस देन इक्वल टू 30 + V1 प्लस V1 + V2 तो 60 है, तो 60 इज लेस देन इक्वल टू 30 + V1 और V1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इसका क्या मतलब होता है, एटलीस्ट V1 एटलीस्ट 30 है, और वही स्टेटमेंट 1 बता रही है। अब क्या बताया कि एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। अब इसको आप वापस से कर सकते हो, इसको मान लो मैं N बोल देता हूँ, N1 और ये N2 हो गया, ठीक है। सो ओके, राइटिंग इट हेयर, N1 + N2 इज इक्वल टू 40, ओके। अब मेरे को क्या करना है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यार N2 भी अगेन N2 इज ये क्योंकि फॉरेनर्स हैं, N2 भी यार मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 30 होगा, क्योंकि फॉरेनर्स ही 30 हैं। इसमें दोनों साइड में N1 ऐड कर दूंगा, N1 + N2 इज लेस देन इक्वल टू 30 + N1। अगेन वही लॉजिक लगाऊंगा, सो लेफ्ट साइड आ जाएगा 40, 40 इज लेस देन इक्वल टू 30 + N1, मतलब N1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब एटलीस्ट 10 होना चाहिए। एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑलराइट, अगेन लाइक इफ यू हैव टू विजुलाइज दिस, देखो हो क्या रहा है।
आई ट्राई टू इरेज द स्क्रीन अगेन एंड एक्सप्लेन इट अगेन। देखो इतना तो आप कर ही सकते हो, 100 है, इंडियंस हो गए 70, फॉरेनर्स हो गए 30, एंड वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज। आपको पता है कि यार V1 प्लस V2 ये जो दो हैं ये 60 हैं, बिकॉज ये बता रखा है कि 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। तो यार कुछ इंडिया से आए होंगे, कुछ फॉरेन से आए होंगे। फॉरेन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? फॉरेन तो मैक्सिमम 30 ही कर सकते हैं, या 30 से कम करेंगे। अगर 30 से कम करेंगे तो इंडिया वालों को 30 से ज़्यादा होना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन होंगे। नॉन वेज में टोटल नॉन वेज कितने हैं? 40, राइट। टोटल नॉन वेज 40 है। ऐसे सोच लो, फॉरेनर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 30, तो इंडिया वालों को कम से कम 10 करना पड़ेगा। दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन क्यों है पॉसिबल है? बिकॉज ये जो 60 एंड 40 हैं, 30 से बड़े नंबर्स हैं। इट मीन्स फॉरेनर्स कैन नॉट टोटली कॉन्ट्रीब्यूट। अगर ऐसा होता, अगर ये 50-50 होता, ये 50 होता, ये 50 होता, देन लाइक ये 50 होता, ये 50 होता, और पूछा होता कि नॉन वेजिटेरियन 40 हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते। तब ऐसा हो सकता था कि सारे नॉन वेजिटेरियंस शायद फॉरेन से आ जाएं, इंडिया से कोई भी जरूरत ना पड़े। सो देन द क्वेश्चन कुड हैव बीन डिफरेंट, बट इन दिस केस आंसर इज सी। फाइनली देखो यार, 4 क्लास का बस मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा भी नहीं, बट वही चीज़ें होती हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करोगे तो पहले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, देन ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा पूरा, राइट। ए और डी का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एंड सिमिलरली डी और सी का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। इसमें इस डायग्राम में आपको ए सी अलग से नहीं दिख रहा है, बिकॉज लिखने को लिख ही सकते थे, बट जरूरत क्योंकि अलग से जस्ट ए सी कहीं नहीं मिलेगा आपको इस डायग्राम में, बट द डायग्राम कैन चेंज। सी वी डोंट नो, लाइक ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। ऐसा मान लो कि सी शायद डी को टच ही ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वी डोंट नो, राइट। बट दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज होल्ड। उसमें फिर कुछ कुछ वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो पहले सारे इंटरसेक्शन वाले आपने सब्ट्रैक्ट कर लिए। ए इंटरसेक्शन सी आएगा, देन ए इंटरसेक्शन डी आएगा, देन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, बी इंटरसेक्शन डी आएगा, एंड सी इंटरसेक्शन डी आएगा। अब अगेन जो 3 इंटरसेक्शन वाले एरियाज हैं, अब जो ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी है, ये कितनी बार हमने काउंट किया होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी किया तो 3 बार तो वहाँ से आ गया। देन हमने सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया है? देखो ए बी, इसमें भी ए बी सी आएगा, 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 राइट। यप, 3 बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ज़ीरो हो गया, तुमको एक बार वापस ऐड करना पड़ेगा। वापस ऐड करेंगे तो अगेन अब वो 3 वाले एरिया सारे ऐड हो जाएंगे। एक बार सी नहीं रहा, एक बार डी नहीं रहा, एक बार ए नहीं, एक बार बी नहीं आएगा, और एक बार ए नहीं आएगा। फाइनली जो बच जाएगा उसको वापस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यही यही पैटर्न रहता है। सिंगल वाले ऐड होते हैं, फिर 2 वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, फिर 3 वाले ऐड होते हैं, फिर 4 वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, एंड सो ऑन। ये 5 क्लास रहेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो जैसा क्वेश्चन अगर आ भी गया इस तरह का, वैसे आएगा नहीं, आ जाएगा तो आप वैल्यूज़ पुट कर दो, जो जो वैल्यूज़ पता हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे वो हिंदी तमिल गुजराती वाला क्वेश्चन था, आपको डायरेक्टली ऐसा बता दे कि ओनली 2 या ओनली 3 वाली इतनी वैल्यूज़ हैं। सो यू नो लाइक ये वाले जो हैं ये ओनली 2 हैं, ये वाले जो हैं ये ओनली 3 हैं, ये ओनली 4 है। सो इस तरह से भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, आप वैल्यूज़ पुट करो तो आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज वेन डायग्राम्स, नाउ विल मूव टू लॉजिकल रीजनिंग।
Okay, fine. Now let us move to logical reasoning. काफ़ी scoring and somewhat easier part है. In fact, a lot of people target कि हम comprehension questions कर लेते हैं and logical reasoning कर लेते हैं. I mean that is not enough on its own, but yeah, it does help you score enough number of questions. Quants के बिना नहीं हो पाता है पेपर ये, इसलिए हम बाकी सब कुछ किया है. But let me just cover this, and if you had some gaps in these topics वो भी cover हो जाएंगे. देखो यार, लॉजिकल रीजनिंग है क्या? हम लाइफ में बोलते रहते हैं कि यार लॉजिक से काम करो, लॉजिक से काम करो. इट जस्ट मीन्स हमको कुछ तो पता होता है. समवन विल टेल अस समथिंग, वी हैव सम इंफॉर्मेशन, उसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग एजम्पशंस. यही है लॉजिकल रीजनिंग, कुछ और नहीं है. अब हमको इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती क्या है? बता सकते हैं कि यार ए जो है प्लेज फुटबॉल डेली, ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट हो सकती है. हो सकता है कि सम पर्सन बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ये एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट इज जस्ट किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में कुछ तो बताया गया है. जब भी कुछ हमको बताया गया है कुछ, दैट इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं: समथिंग विच इज ट्रू, समथिंग विच इज फॉल्स एंड समथिंग विच इज अननोन. ठीक है, ये हमको नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, इसमें ए रोज फुटबॉल खेलता है, ये हमको पता है, दैट इज ट्रू. ट्रू क्या है? ए फुटबॉल खेलता है. फॉल्स क्या है? फॉल्स बहुत सारी चीज़ें हैं. अब देखो, ट्रू में ये भी हो सकता है कि ए फुटबॉल खेलता है, ए रोज खेलता है, ये भी एक स्टेटमेंट है. ए कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता है, वो भी एक ट्रू है, स्टेटमेंट है, राइट? दैट इज ऑल्सो ट्रू इन्फॉर्मेशन. सो जस्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन आइडेंटिफाई बहुत सारी ट्रू चीज़ें. ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट एक ही ट्रू चीज़ बताती है. ए प्लेज, दैट इज ट्रू. ए प्लेज डेली, दैट इज ट्रू. ए प्लेज अ स्पोर्ट, दैट इज ट्रू. ए प्लेज फुटबॉल, दैट इज ट्रू. ए लाइक्स फुटबॉल, ये हम नहीं बोल सकते, वो अननोन में आएगा. क्यों? क्या पता यार उसको अच्छा ना लगे फुटबॉल खेलना, पीयर प्रेशर में रोज़ खेलने जाता हो कि चल आज फुटबॉल खेलेंगे, उसको हमेशा टीम में लास्ट में सेलेक्ट करते हैं. लाइक कुछ भी हो सकता है, राइट? ए प्लेज, ए का क्रिकेट खेलता है, हमको नहीं पता. हो सकता है फुटबॉल भी खेलता हो रोज़, क्रिकेट भी खेलता हो. दैट इज नॉट गिवन, दैट इज एन अननोन. ए डज नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये हमको बताया गया है. सो जो हमको बताया गया है वो सब ट्रू है. जो हम और बता सकते हैं वो भी ट्रू है. जो हम बता सकते हैं कि ये तो पक्का ही गलत है, वो सब फॉल्स है. और जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, दैट इज अननोन. ओके, ट्रू फॉल्स आपको पता ही है. ट्रू मीन्स कि ट्रू का मतलब ये नहीं होता कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ट्रू डज नॉट मीन कि रियल लाइफ में ट्रू है. ट्रू डज नॉट मीन सच. ट्रू जस्ट मीन्स जो स्टेटमेंट हमको बता रही है ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर रियल लाइफ नॉलेज. वो ट्रू और फॉल्स हो गया. एंड फाइनली एक और बेसिक सी चीज, एंड और. इफ आई से ए लाइक्स टी एंड कॉफी, इसका मतलब ये होता है कि ये इंटरसेक्शन होता है बेसिकली. वो टी को, उसको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, टी इंटरसेक्शन सी. अगर ये टी और कॉफ़ी होता एंड की जगह, इट मीन्स या तो शायद टी पीता है या कॉफ़ी पीता है, शायद दोनों पीता हो. मतलब पीता नहीं, लाइक्स की बात हो रही है. हाँ, शायद उसको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, या दोनों पसंद हो सकती है, या फिर एक ही पसंद हो सकती है. सो और का मतलब होता है यूनियन. बस ये याद रखना है, स्टेटमेंट्स को हमेशा इस तरह से पढ़ना है. वी डोंट नो रियल लाइफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड. Okay, I'll actually give you some examples. ठीक है, ये remember always, conclusion must follow logically, not emotionally. For example, I did not study properly for the past few days. ठीक है, I am preparing for UPSC civil service exam. ये 2 चीज़ पता है. अब इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि I won't study properly टुमारो. ठीक है, ये अननोन है, इसको हम नहीं बोल सकते, इसको हम ट्रू नहीं बोल सकते, हम फॉल्स भी नहीं बोल सकते, बट इसके बारे में को नहीं पता. सो इनफैक्ट ये लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए. आपके कुछ दिन अच्छे नहीं गए हैं, इसका मतलब ये नहीं आपका कल दिन अच्छा नहीं जाएगा या फिर आज दिन अच्छा नहीं जाएगा.
इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपकी प्रिपरेशन गई। अगर आपने 10 दिन अच्छा पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपने 10 दिन बेकार भी पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा। दीज आर नॉट लॉजिकल थिंग्स, दीज आर इमोशनल थिंग्स। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, जैसे एवरी मॉर्निंग आई एम हाई ऑन एनर्जी, I want to have a strong start to my studies each day. Hence, I should study in the morning. क्या ये सही बात है? देखो, दो चीज़ें बता रखी हैं कि I am high on energy every day. Okay, every morning actually. मॉर्निंग में एनर्जी हाई है और मैं चाहता हूँ कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू माई स्टडीज ईच डे। स्टार्ट मतलब ओके, मॉर्निंग से डे स्टार्ट होता है, उस टाइम में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी करना चाहता हूँ, मेरे पास एनर्जी भी ज़्यादा है, सो मैं सुबह पढ़ ही लेता हूँ। दिस इज़ अ वैलिड कंक्लूजन। अब ये कहाँ से आई है? इफ़ यू एक्चुअली हैव टू ब्रेक इट डाउन कि हाउ आई कैन कंक्लूड दिस, यार मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। बस मैंने ये बताया कि देखो, आई वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू माई स्टडीज ईच डे। इट मीन्स स्टडीज मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग, मतलब इफ़ आई हैव टू रियली ब्रेक इट डाउन, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, स्टडीज इन मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एवरी मॉर्निंग हम हाई एनर्जी, मॉर्निंग हाई ऑन एनर्जी, ठीक है। मतलब मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है। अब इससे मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकता हूँ कि हाई ऑन एनर्जी है तो मेरी मे बी आई कैन वट एवर आई डू विल बी स्ट्रॉन्ग, सो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ विल गो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, विल गो स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन। लाइक इस तरह से मैंने कंक्लूड किया। आई मीन इट्स वेरी, आई एम एज्यूमिंग कि दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अगर ये भी अंडरस्टैंडेबल ना हो तो आई एम नॉट श्योर हाउ टू ब्रेक दिस डाउन फर्दर। या बट दिस इज हाउ यू थिंक। इस तरह के आते हैं, मतलब बेसिकली देर आर लाइक सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विच आर लाइक वेरी वेयर इट्स वेरी ऑब्वियस कि कहाँ पे लाइक व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, बट समटाइम्स यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ जंप। वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यू नो सम इंग्लिश लैंग्वेज थिंग इज रिटन एंड इवन इन आरसीज में ऐसा होता है कि व्हाट वैलिड कंक्लूजन्स यू कैन ड्रॉ, उसमें ये वाली चीज़ें काम आती हैं। उसमें थोड़ा सा आपको जंप मारना पड़ता है, लाइक थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग की हाई ऑन एनर्जी मीन्स कि जो भी मैं करूँगा सुबह इट विल बी स्ट्रॉन्ग, इट विल गो वेल। सो दैट इज एन assumption that you can make. फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्टेटमेंट देखो, एवरी मॉर्निंग आई फील लेजी, आई वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू माई स्टडीज ईच डे, आई शुड स्टडी इन द मॉर्निंग। आई मीन दिस विल बी अ वीक कंक्लूजन। यार मैं मॉर्निंग में लेजी फील करता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू माई स्टडीज़, ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए, यार मैं लेजी फील कर भी रहा हूँ, पढ़ना तो है ही, और आई वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, तो सुबह भी पढ़ना ही पड़ेगा। सो एक्चुअली इसका सोल्यूशन होगा कि मेरे को लेजीनेस का कुछ करना चाहिए। Yeah, the right conclusion here would be do something about morning laziness. इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई मीन दिस इज मोर कॉमन सेंस आई वुड से, बट इफ एक्चुअली समवन इज स्ट्रगलिंग तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन को सोचना ही पड़ेगा। बट बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एवरी स्टेटमेंट से मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरे को क्या पता नहीं चल रहा है, एंड देन व्हाट आई कैन कंक्लूड। सो पहले हम क्या करेंगे ना, इसके कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे। लाइक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग विच डोंट एक्चुअली फॉलो एनी काइंड ऑफ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशंस होता है, सिलोजिज्म होता है जिसमें हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। दे हैव अ वेरी पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, बट ओके देन देयर सम क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मेट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए 24 का। सो अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय, चलो ये तो आसानी है, ट्राई कीजिए। अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स लेबल्ड पी क्यू आर एस। Choose the ordered pair of the statements where the first statement implies the second. Okay, imply the second, ठीक है। इसका मतलब कि फर्स्ट से सेकंड कंक्लूजन निकल के आ रहा है। एंड द 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। ये इधर आना चाहिए था वर्ड। सो व्हाट इज अ मेन स्टेटमेंट? प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। और का हमको पता है कि या तो ये या तो वो, दोनों भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक तो होगा। बेसिकली दिस इज यूनियन, राइट?
डायरेक्टर यूनियन प्रोड्यूसर, इसका यही मतलब होता है। अब स्टेटमेंट 4 दे रखी है, पी इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। और मेरे को ऐसे क्या क्या दे रखे हैं, चार, ये कॉमन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एस पी आर क्यू। एस पी का मतलब क्या है, देखो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट है, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकेंड। एस पी का क्या मतलब है, स्टेटमेंट एस, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, एंड पी क्या बोल रहा है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। ये एस है, ये पी है। क्या एस से मैं पी को इंप्लाई कर सकता हूं, इसका मतलब क्या एस से मेरा कंक्लूजन निकल के आता है पी। देखो मेरे को बताया गया कि प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा। फिर मेरे को बोला किसी ने कि यार प्रदीप एक्चुअली प्रोड्यूसर नहीं बना, सो कैन आई नॉट कंक्लूड कि अगर वो प्रोड्यूसर नहीं बना तो डायरेक्टर बना होगा। मेरे को बोला गया था कि ये दोनों इनमें से एक चीज़ बनेगा, तो अगर पहली नहीं बना तो दूसरा बना होगा। हेंस एस पी इज काइंड ऑफ वैलिड, ये तो सही बात है। एस पी अगर ये दो स्टेटमेंट है, द सेकेंड वन इज फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। आर क्यू क्या है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, तो आर क्यू भी सही है। अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो वो प्रोड्यूसर है, दैट इज व्हाट आर क्यू इज सेइंग, सो ये भी सही है। सो एक्चुअली इस केस में दोनों सही हैं। अब देखो यार, इस तरह का क्वेश्चन है, अकेला ही है इस तरह से, लाइक दिस पर्टिकुलर वे ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव सीन इन द लास्ट 12 years। बट इट फॉलोज फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको और का मीनिंग पता होना चाहिए, एंड का मीनिंग पता होना चाहिए, एंड लॉजिकली कैसे कंक्लूड करते हैं। इस मेन स्टेटमेंट का मतलब ही यही था कि या तो वो दोनों बन सकता है या कम से कम एक तो बनेगा। तो अगर प्रोड्यूसर नहीं बना तो डायरेक्टर बनेगा, अगर डायरेक्टर नहीं बना तो प्रोड्यूसर बनेगा। एंड उसी चीज़ को यूज़ करके इन्होंने एस पी एंड आर क्यू ये दो स्टेटमेंट्स बनाए हैं। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, हेंस इसका आंसर सी है। अब यार ये क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर, इट्स वेरी इजी। 7 books PQRSTUV are placed side by side. RQT have blue covers and others have red cover. लिख लेते हैं, RQT के ब्लू कवर हैं, बाकी क्या बच गया, PQRSTUV, ठीक है, इनके रेड कवर्स हैं। SU आर न्यू बुक्स, बाकी रेस्ट आर ओल्ड, ठीक है, ये बताया गया है। PRNS आर लॉ रिपोर्ट्स, रेस्ट आर गेजेटियर्स। PRS लॉ है, बाकी क्या बच गया, QRSTUV, ये गेजेटियर हो जाएंगे, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब क्या बताया, बुक्स ऑफ ओल्ड गेजेटियर्स विद ब्लू कवर्स, तो ब्लू कवर तो RQT है, इसमें से गेजेटियर कौन है, देखो पहले तो ब्लू, ओल्ड एंड गेजेटियर, तो तीनों का इंटरसेक्शन पूछा गया है। RQT जो है ये ब्लू है, इसमें गेजेटियर कौन कौन से हैं, Q और T, ठीक है। Q और T क्या ओल्ड है, हाँ ओल्ड है, क्योंकि S और न्यू सिर्फ न्यू है, तो ओल्ड में Q और T आ जाएगा, तो हेंस Q एंड T इज आंसर। इसमें क्या मतलब, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताऊँ मैं, इसे क्या पढ़ाऊँ मैं इसको, प्रॉपर लैंग्वेज है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड दिस, आई वुड से, या वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो 21 का था, तो आते हैं रिसेंट ईयर्स में भी आया ऐसा क्वेश्चन। ओके ये देखो, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, ठीक है। इसका मान लो S मान लिया, इसको M मान लिया, इसको R मान लिया, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन है एक्चुअली, 2019 में ऐसे था, 79-80 दो क्वेश्चन से इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसमें क्या बताया गया कि S जो है, ट्वाइस ऑफ S इज लेस देन वेट ऑफ मोहन और रोहन, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। सो ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ, ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन मोहन एंड सोहन, ठीक है। सो अब इसमें क्या पूछा गया कि किसका, अब कुछ स्टेटमेंट बता रखे हैं, इससे मैं बता सकता हूँ कि S जो है वो M/2 से छोटा है, S जो है वो R/2 से छोटा है,
एस का वेट सबसे कम नहीं हो जाएगा क्या? यार ये तो उनके हाफ से भी कम है. सो आई कैन से एस इज लेस देन एम, एस इज लेस देन आर. सो सोहन का वेट लीस्ट है. और मैं क्या बता सकता हूँ? आर का जो वेट है वो एम बाई टू से बड़ा है, एंड आर का वेट एस बाई टू से बड़ा है. बट आई कैन नॉट से कि वो रोहन एक्चुअली सोहन और मोहन से एक्चुअली बड़ा है कि नहीं. उसका हाफ हाफ से बड़ा है. सो एक्चुअली whose weight is greatest cannot be determined. ओके. एंड अगला क्वेश्चन था किसका वेट लीस्ट है, वो हमने बता ही दिया था अभी. हमने अभी कैलकुलेट किया कि सोहन का वेट लीस्ट है. सो यार मतलब ये तो बताओ, ये दो क्वेश्चन थे, कितनी आसान. ये एक्चुअली 1 मिनट लगेगा इसमें, 1 मिनट में आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट आस्किंग सच क्वेश्चन नाउ. आई थिंक दीज आर वे टू ईजी. एटलीस्ट इन द लास्ट 2 3 4 years इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है लास्ट ईयर का. इन अ फुटबॉल मैच, दिस इज बेसिकली यार इस क्वेश्चन में ना आपको एक सिनेरियो बताया गया है. यू हैव टू जस्ट टेक ऑल द डिफरेंट केसेस एंड लॉजिकली सी कि क्या ट्रू हो सकता है क्या नहीं. सो आई एम नॉट श्योर कि इसको कहाँ मैं क्लासीफाई करूँ. इसमें लॉजिक भी यूज़ हो रहा है, मैथ्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है. बट ओके, विल जस्ट सी दिस क्वेश्चन. इन अ फुटबॉल मैच, टीम P playing against Q was behind by 3 goals with 10 minutes remaining. Does team P win the match? ये हमें क्वेश्चन बताया गया है. अब नेचुरली दिस इज द क्वेश्चन. तो 10 मिनट बचे थे. सो एंड या 10 minutes बिफोर. तो स्कोर लाइन नहीं पता है, इसको ये पता है कि Q माइनस पी इज इक्वल टू 3, इतना पता है. अब स्टेटमेंट 1 क्या दिया है कि टीम P ने आखिरी के 10 मिनट में 4 गोल किए. सो Q के जितने भी गोल थे, P के जितने भी गोल थे उसमें 4 जुड़ गए. सो डज दैट मीन कि P ने मैच जीत लिया? इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? देखो, इसका मतलब हो सकता है कि या तो QP का स्कोर 3-0 रहा हो, या 4-1 रहा हो, या 5-2 रहा हो, या 6-3 रहा हो, एंड सो ऑन. राइट, तभी 3 का डिफरेंस होगा. आखिरी के 10 मिनट में P ने 4 गोल कर दिए, बट Q ने कितने गोल किए? आई डोंट नो. हो सकता है कि ये P ने 4 किया, बट क्या पता Q ने 5 कर दिए हो, और मे बी जस्ट Q ने 2 कर दिए. आई डोंट नो, राइट. So by statement 1 itself, I actually don't know. Now I have given statement 2. Now let's say just statement 2 है, statement 1 नहीं पता मेरे को. So team Q scored a total of 4 goals in the match. अब भूल जाओ, मेरे को स्टेटमेंट 1 नहीं पता. मेरे को बस इतना पता है कि Q माइनस पी 3 था, एंड फाइनली P ने टोटल गेम में जब मैच खत्म हो गया Q के 4 गोल थे. सो मे बी दिस सिनेरियो, मे बी 10 मिनट पहले 4-1 था एंड फाइनली भी 4-1 रहा, और मे बी 10 मिनट पहले 3-0 था, ये बन के 4-0 हो गया, या 4-1 हो गया, या 4-2 हो गया, एंड सो ऑन. सो जस्ट बाय स्टेटमेंट 2 itself I cannot say. So now let us look at other scenarios. Now let us look at कि if I know both the statements, मेरे को दोनों स्टेटमेंट पता है. इट मीन्स देखो, पहले हमको पता था कि स्टार्टिंग में 10 मिनट पहले ये 3-0 हो सकता है, 4-1 हो सकता है, 5-2 हो सकता है, 6-3 हो सकता है, एंड सो ऑन. अब 10 मिनट में P ने 4 गोल किए, तो ये हो जाता 4, एंड Q के भी टोटल गोल 4 थे, बिकॉज Q स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच. सो एंड में ये हो गया. इस केस में एंड में ये हो गया, नहीं 4-5 हो गया, राइट. इस केस में एंड में कितना हो गया? ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें टोटल गोल्स Q के 5 या 6 हो गए, सो दैट इज मोर देन 4. सो ये वाले केसेस आर नॉट पॉसिबल. सो दीज 2 केसेस आर पॉसिबल, बिकॉज इन दोनों केस में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही हैं कि 10 मिनट पहले कि आखिरी 4 गोल जो थे वो आखिरी 10 मिनट में पड़े. इट मीन्स उससे पहले Q वॉज 3 गोल्स अहेड देन P, एंड फाइनली Q के 4 ही गोल रहे. सो आई हैव दिस 2 सिनेरियोज.
डज दैट मीन आई कैन से कि डज पी विन द मैच? नो, एक केस में ड्रॉ हुआ है, एक केस में पी विंस, ठीक है। आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू यूजिंग दीज टू स्टेटमेंट्स, तो एक्चुअली आई हैव नॉट बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, दोनों को मिलाकर भी मैं यूज नहीं कर सकता, इसको आंसर नहीं कर सकता। अगेन राइट इट डाउन, देखो एक एक स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं कर पा रहे, दैट वाज इजी। दोनों स्टेटमेंट हमको पता है, सो आई एलिमिनेटेड। देखो 3041 ये वाले सिनेरियो थे, 5263 मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज इसमें क्यू के गोल्स 4 से ज़्यादा हो गए थे। सो इन दीज टू सिनेरियोज अगर क्यू का स्कोर फाइनली 4 हो गया एंड पी ने 4 गोल और कर दिए, सो दीज टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, एक में ड्रॉ है, एक में पी विंस है, हेंस आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, देर वर 50 फैकल्टी मेंबर्स कंप्राइजिंग 30 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ठीक है। 50 फैकल्टी कितने हैं? 30 मेल्स हैं, बाकी फीमेल हो गए। नो मेल फैकल्टी मेंबर न्यू म्यूजिक, ठीक है, बट मैनी ऑफ देम डिड। तो यहाँ पे 0 वाले म्यूजिक हो गए, यहाँ पे एक्स वाले म्यूजिक हो गए, मतलब एक्स फीमेल मेंबर्स, एक्स फीमेल फैकल्टी नो एक्चुअली म्यूजिक, ठीक है, मेल को कुछ नहीं आता म्यूजिक के मामले में। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इनवाइटेड 6 फैकल्टी मेंबर्स टू अ टी पार्टी बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। तो इन सब में से मैंने 6 लोग निकाले, ये 6 मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। नाउ इट वॉज डिस्कवर्ड कि इनमें से किसी को म्यूजिक नहीं आता था, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो सारे मेल हो सकते थे, ऑल फीमेल हो सकते थे क्या? ऐसा हो सकता है कि 6 फीमेल आए और में से किसी को म्यूजिक नहीं आया था, दैट इज डेफिनेटली ट्रू बिकॉज हमको क्या बताएगा कि मैनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर्स डिड नो म्यूजिक बट नॉट ऑल। हो सकता है कि x 12 होता, अगर x 12 होता, सो देर वर 8 फीमेल फैकल्टी मेंबर्स जिनको म्यूजिक नहीं आता था, और शायद उनमें से 8 के 8, उन 8 में से 6 फैकल्टी मेंबर आ जाएंगे विच वर चोजन इन दिस टी पार्टी। या फिर मेल फीमेल कॉम्बिनेशन हो सकता था, सो एनीथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द पार्टी कंप्राइज मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली? नहीं, पार्टी कंप्राइज ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग इन म्यूजिक। ऐसा भी सच नहीं है बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता था कि सारे के सारे मेल आ जाएं। कैन वी डेफिनेटली कंक्लूड दिस? कंक्लूजन का मतलब ये है कि ये तो पक्का ही सही है। सो एक्चुअली द आंसर इज दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टी। कुछ भी हो सकता था बिकॉज इट इज पॉसिबल कि यू कैन स्टिल फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स कि किसी को म्यूजिक नहीं आता। हेंस स्टेटमेंट ये डी ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। सो अगेन जो दिया गया है उसमें से जो हमको एक्चुअली डेफिनेटली बताया गया है उसी को ट्रू मानो, और ट्रू चीज़ों से ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो ट्रू नहीं है उससे हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, अनसर्टेन से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगेन देखो सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया था वो गैजेट्रियर वाला। 6 बुक्स ABCDEF प्लेस साइड बाय साइड, BCEF आर ग्रीन। तो क्या बच गया? A और D हो जाएंगे येलो, ABD आर न्यू, तो CEF शायद ओल्ड रहेगा, ठीक है। ABC आर लॉ रिपोर्ट्स, एंड ये एक्चुअली ना लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ, लाइक एक्चुअल एग्जाम में यू कैन जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व। सो DEF मेडिकल हो गया। सो विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड हैव ग्रीन कवर्स? इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो गया? ओल्ड मेडिकल EF, और वो ग्रीन भी होने चाहिए, तो ग्रीन कवर में यहाँ पे भी EF है, सो EF इज द आंसर। ऑलराइट,
ओके, अब ना देर इज समथिंग कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स. कनेक्टिव क्या होता है? विच कनेक्ट्स स्टेटमेंट्स. और लॉजिकल क्या होता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिकल लैंग्वेज. वैसे तो इन जनरल लैंग्वेज हम कभी भी एंड और यूज कर लेते हैं, बट एंड एंड और हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग इन लॉजिक. बट इन दिस केस, अगर इफ अ स्टेटमेंट, जैसे इफ आई प्ले क्रिकेट देन आई फील गुड. दैट्स इट. ये कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें दो स्टेटमेंट को हमने कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट टेल्स मी समथिंग एंड दिस स्टेटमेंट टेल्स मी समथिंग. इफ देन से क्या मतलब है कि अगर पहली वाली चीज ट्रू है तो दूसरी वाली चीज ट्रू हो जाती है. इसका मतलब अगर मैंने क्रिकेट खेला, सो आप बोल सकते हो, यू कैन कंक्लूड, यू कैन मेक अ कंक्लूजन कि येस आई विल बी फीलिंग गुड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि, सो इट मीन्स ए इंप्लाई बी. इसको ऐसे लिखते हैं, ए अगर ट्रू है तो मैं बी स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकता हूं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बी का मतलब ए हो जाएगा. ये ऐसा नहीं होता है. मैंने क्या बताया कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं सो आई फील गुड. मैंने ये तो नहीं बताया कि अगर मैं अच्छा खेल रहा हूं तो मैंने क्रिकेट खेला होगा. कुछ और चीज़ों से भी आई कैन फील गुड. डेफिनेटली क्रिकेट खेला है तो अच्छा फील करूंगा. अच्छा, अगर मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो क्या हुआ? देन आई डोंट नो. मैंने बस किस चीज़ की बात की, वॉट इज दिस टेलिंग अस एंड वॉट इज दिस नॉट टेलिंग अस. इट इज टेलिंग अस अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग. इफ आई प्ले क्रिकेट देन वॉट हैपन्स. इफ आई डोंट प्ले क्रिकेट, उसके बारे में तो मैंने कुछ बताया नहीं है. शायद मेरे को तब भी अच्छा लगे बिकॉज आई एम हैप्पी पर्सन ऑल द टाइम. हु नोज, शायद मेरे को बुरा लगे, शायद इट्स इररेलेवेंट. अगर क्रिकेट नहीं खेला सो देर विल बी अदर थिंग्स दैट विल डिटरमाइन वेदर आई फील गुड और नॉट. सो दिस डज नॉट, दिस मीन्स ए इम्प्लाइज बी. अगर ये स्टेटमेंट ए है और ये बी है, इट जस्ट मीन्स कि ए से बी कंक्लूड कर सकते हैं बट बी से ए कंक्लूड नहीं कर सकता. सिमिलरली अगर ए फॉल्स है तो बी ट्रू ये कंक्लूड नहीं कर सकता. या फिर अगर ए फॉल्स है तो बी फॉल्स ए भी कंक्लूड नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अननोन. अगर बी ए ट्रू नहीं है तो मैं कुछ नहीं पता. हाउएवर अगर बी फॉल्स है तो ए फॉल्स है ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ. ये देखो इंटरेस्टिंग चीज होती है एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. देखो, मैंने बताया कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, और लेट्स से मैं बोलूँ कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. सो कैन आई यूज दैट थिंग टेल टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट वेदर आई प्लेड क्रिकेट और नॉट. अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो या तो मैंने क्रिकेट खेला होगा या नहीं खेला होगा. दो ही चीज़ें हो सकती हैं. अगर मैंने क्रिकेट खेला होता तो मेरे को अच्छा ही लगता, पर मैंने तो बताया मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. हेंस जब ऐसे होता है इफ ए देन बी, इसका मतलब होता है कि अगर ए ट्रू दिया हुआ है तो बी ट्रू है, और अगर बी फॉल्स दिया गया है तो मतलब ए भी फॉल्स होगा. क्योंकि अगर ए ट्रू हो जाता तो बी फॉल्स नहीं हो पाता. इफ आई वॉज इफ आई वॉज नॉट फीलिंग गुड तो इट मीन्स मैंने क्रिकेट नहीं खेला होगा. अगर क्रिकेट खेलता तो आई वुड हैव बीन फीलिंग गुड. ये चीज़ याद रखनी है. ओनली इफ एक लैंग्वेज है कि इसका मतलब क्या होता है, देखो ये कैसे यूज होता है. आई फील गुड ओनली इफ आई प्ले क्रिकेट. ये एक्चुअली वही चीज़ है जो इफ देन है, ये उसका रिवर्स हो गया. उसको लिखने का अलग तरीका हो गया. कि मेरे को अच्छा लगता है तभी जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ. क्यों? अब आप बोलोगे ये सुनने में तो अलग लग रहा है. मैंने बोला कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, बट दैट्स व्हाट इट मीन राइट. अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मतलब मैंने क्रिकेट खेला ही होगा. बिकॉज अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा इट मीन्स जो ये ए इम्प्लाइज बी था, इसको बोलते हैं अगर ए इम्प्लाइज बी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नॉट बी, मतलब नॉट बी मतलब कि बी फॉल्स है. नॉट बी इम्प्लाइज नॉट ए. तो मतलब मैं एक तरीके से ये भी तो कह रहा था ना, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, मैं एक तरीके से ये भी कह रहा हूँ कि
अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मतलब मैंने क्रिकेट नहीं खेला। इट मीन्स मेरे को जब जब अच्छा लग रहा है मतलब मैंने क्रिकेट खेला ही है, या फिर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मतलब मैंने क्रिकेट खेला होगा। आई फील गुड ओनली इफ आई प्ले क्रिकेट इज जस्ट इसी चीज का अलग तरीके से लिखने का तरीका है। इधर और हो गया यूनियन, नाइदर हो गया कि एक्चुअली ए भी नहीं है बी भी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब नॉट ए यूनियन नॉट बी, इसका मतलब ये होता है। और हाँ एक और चीज़, इफ़ ए देन बी डज नॉट मीन इफ बी देन ए। बेसिकली मैंने क्या बताया कि ये वाली स्टेटमेंट तो पता ही है आपको, ये मैंने बताया है। एक और होता कि इफ़ आई फील गुड देन आई प्ले क्रिकेट। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें बताएगा कि मेरे फीलिंग अच्छे होने की वजह से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। दूसरा क्या बताया, अगर मेरा क्रिकेट खेल रहा हूँ तो फीलिंग अच्छी है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ऑलवेज जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस कि ऑटोमेटिकली नहीं है, सोचो। ऑलवेज थिंक कि क्या मेरे को बताया गया है क्या नहीं बताया गया है, एंड उससे यू कैन अराइव एट द आंसर। नाउ आई लुक एट सम एग्जांपल्स। Okay, look at this question. If a student studies regularly, then the student passes the examination. ये हमको बता रखा है। Then which of the following must be true? If a student passes, then the student studied regularly. क्या ये बताया गया है? देखो, मेरे को ये बताया कि अगर ये ट्रू है तो दूसरे वाला ट्रू पक्का होगा। अगर रेगुलरली पढ़ रहा है तो वो पास करेगा, बट पास कुछ और तरीके से भी कर सकता है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन what all is required for him to pass. So if the student passes, then the student studied regularly, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। If the student does not study regularly, then the student does not pass। यार ये भी बोस्ट नहीं बता रखा है हमको। लाइक आई जस्ट नो कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है, इफ द स्टूडेंट स्टडीज रेगुलरली देन दे पास। इफ दे डोंट स्टडी रेगुलरली, आई डोंट नो, दे माइट पास और दे माइट नॉट पास। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पास, देन द स्टूडेंट डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। अब इसको देखो, मैंने क्या बताया था, इफ ए देन बी, क्या इसका मतलब क्या होता है कि ए इंप्लाइज बी। ए से मैं बी कंक्लूड कर सकता हूं, अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि नॉट बी इंक्लूड्स नॉट ए, इंप्लाइज नॉट ए। सो नॉट बी क्या है, स्टूडेंट डज नॉट पास द एग्जामिनेशन देन द स्टूडेंट डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। ये ट्रू है। अगर आपको ये रूल भी याद नहीं है, सोच के देखो, अगर स्टूडेंट ने पास नहीं किया तो दो चीज़ें हुई होंगी, या तो अच्छे से पढ़ा था या अच्छे से नहीं पढ़ा था। अगर रेगुलरली पढ़ा हुआ होता सो इट वुड द स्टूडेंट वुड हैव पास एग्जामिनेशन, बट वी आर टोल्ड कि ही डिड नॉट पास, तो देन द स्टूडेंट डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। फाइनली स्टेटमेंट 4 क्या है, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज रेगुलरली स्टूडेंट मे पास। ये तो नहीं है, हमको मे वाली कुछ लैंग्वेज नहीं थी, हमको तो डेफिनेटली बताया था कि स्टूडेंट पासिस। सो ये वाला भी गलत है, हेंस सी इज द राइट आंसर। Okay, look at this question. A person will be allowed to vote only if the person is registered. तो आई थिंक there is a small correction here. मैंने आपको बताया था कि A only if B का मतलब होता है that B implies A, B implies A। ऐसा नहीं है। This means A implies B only। देखो, या फिर ये जो चीज़ है if A then B, इसका ये मतलब होता है। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। सो ये कैसे है, मैं थोड़ा एक बार आपको आई जस्ट शो यू। देखो, इस वाले केस में मैं एक टेबल बनाता हूँ कि लेट्स से अगर ए ट्रू है, इफ ए देन बी, अगर ए ट्रू है तो बी को भी ट्रू होना पड़ेगा, तो ये तो बोला गया है। अगर ए फॉल्स है तो बी ट्रू हो भी सकता है एंड बी फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो। इफ ए इज फॉल्स देन आई कैन नॉट से एनीथिंग। बट ओके, एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बट एक्चुअली अगर बी फॉल्स होता है
अगर बी फॉल्स है तो मतलब ए को भी फॉल्स होना पड़ेगा, बिकॉज अगर ए ट्रू होता तो बी फॉल्स नहीं हो पाता। सो ये तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। इनफैक्ट तो बेसिकली ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता, अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स हो जाए ये नहीं हो सकता। अब इस केस में देखो, ए तभी ट्रू है, ए जब बी ट्रू है तभी ए ट्रू हो पाएगा। तो अगर ए ट्रू है तो बी को ट्रू होना ही पड़ेगा, यही तो बताया गया, ए ओनली इफ बी। लेकिन अगर बी फॉल्स है तो हमको कुछ नहीं बता रखा, इट मीन्स ए ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। बट एक्चुअली देखा जाए अगर बी फॉल्स हुआ होता, क्या ए ट्रू हो पाता? देखो, ए ओनली इफ बी, अ पर्सन विल बी अलाउड टू वोट ओनली इफ द पर्सन इज रजिस्टर्ड। सो अगर वो इंसान रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे को वोट करने को दिया जाएगा। सो अगर ये फॉल्स है तो ये पक्का ये भी फॉल्स ही होगा। सो ये दोनों सिनेरियो एकदम सेम तो हैं, ये देखो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम तो हैं। बस क्या होता है कि देखो, जस्ट द टाइम माइट चेंज। लाइक इफ आई से इफ रजिस्टर्ड, मतलब इट फील्स द फ्लो ऑफ द इम्प्लीकेशन फील्स डिफरेंट, वो लिखने का तरीका अलग है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट लॉजिकली दे आर सेम। इफ रजिस्टर्ड, सॉरी नहीं ऐसा नहीं, बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसका मतलब यही है कि इफ अलाउड टू वोट देन रजिस्टर्ड। हाँ, वो पहले रजिस्टर हुआ होगा ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले हमने अलाउ कर दिया वोट करने को उसके बाद रजिस्टर होगा। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम, yes, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन केम, बट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक वी आर सेइंग कि ये दोनों चीज़ें साथ में ट्रू होती हैं। ए इंप्लाइज बी का मतलब ये नहीं होता है कि ए जब होएगा उसके बाद बी होगा, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू है। टाइम वाला डेफिनेशन यहाँ पे नहीं आता है, सो डोंट थिंक इन दैट वेज। सो दैट वाज अ करेक्शन जो मैंने आई थिंक इस स्लाइड में शायद गलत बता दिया था। So coming here, so now which of the following is true? If the person is registered, then the person will vote. देखो will vote तो कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे allow की बात होती है, will की बात नहीं होती। So ये तो गलत है। If the person is not registered, then the person will not be allowed to vote. यहाँ पे देख सकते हो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, देखो A implies B है, अगर B फॉल्स है तो A फॉल्स, A तो ट्रू हो ही नहीं सकता। सो ये सही बात है। इनफैक्ट फॉल्स फॉल्स हमने सिनेरियो देखा था इस वाले में, थर्ड वाला। इफ़ अ पर्सन वोट्स देन द पर्सन इज रजिस्टर्ड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर पर्सन ने वोट किया है तो मतलब अलाउड टू वोट होगा, और ये तो बताया है दिस इज ए इम्प्लाइज बी, इफ इट्स अलाउड टू वोट देन द पर्सन रजिस्टर्ड, तो ये भी सही है। सो इनफैक्ट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखो, either the meeting will be held in Delhi or it will be held in Mumbai. So which of the following is true? The meeting cannot be held in both Mumbai and Delhi and Mumbai, ऐसा तो कुछ नहीं बोला कर। The meeting will be held in at least one of the cities, ये सही बात है, यही तो बताया, और का मतलब भी यही होता है, या तो यहाँ पे या तो वहाँ पे। ठीक है, अगेन या ठीक है, और का मतलब यूनियन होता है। नीदर ए नॉर बी वर सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है कि बोथ ए एंड बी वर नॉट सिलेक्टेड, सिंपल सी बात, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज इवन, राइट। सो इफ अ नंबर इज नॉट इवन, इसका उल्टा क्या होता है? ए इंप्लाइज बी का उल्टा क्या होता है? नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। तो अगर कोई नंबर इवन नहीं है देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट, ये तो बात होती है। ये तो हमने एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सो दिस ऑल्सो ट्रू। लेट अस लुक एट दिस PYQ फ्रॉम 2023। तो इसमें क्या बता रखा है, देखो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स ही हैं, उसी से जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं उसी से ये क्वेश्चन बना है। PQRS to be 5 statements such that P is true then both Q and S are true। तो P अगर ट्रू है
तो Q एंड S, तो Q इंटरसेक्शन S, ये ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या बताता है? इफ R एंड S आर ट्रू देन T इज फॉल्स। अगर R और S दोनों ट्रू हैं तो T फॉल्स है, तो नॉट ऑफ T कर दो उसको, या T फॉल्स आपको जैसे करना है वैसे कर दो। अब ये तो हमको गिवन है। नाउ वी आर गिवन द स्टेटमेंट इफ T इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। देखो R और S ट्रू हैं तो T फॉल्स है, तो अगर T ट्रू हो जाता तो ये चीज तो फॉल्स हो जाती, राइट? इसका ये तो मतलब है। हमने क्या बताया था? A इंप्लाइज B का उल्टा क्या होता है कि नॉट B इंप्लाइज नॉट ऑफ A। अगर ये फॉल्स था, मतलब अगर ये ट्रू हो जाता, देखो अगर ये दोनों ट्रू रहते तो T तो फॉल्स ही होना था, बट T फॉल्स नहीं है, T ट्रू है। इट मीन्स ये वाली चीज़ ट्रू नहीं रही होगी। ये वाली चीज़ कब ट्रू नहीं रही होगी? देखो R और S दोनों ट्रू है, इसका उल्टा क्या होगा? एटलीस्ट एक ना एक तो फॉल्स होगा, या तो दोनों फॉल्स होंगे, इनमें से एक फॉल्स होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ईदर R फॉल्स और S फॉल्स। बट यहां पे तो P और R की बात हो रही है, सो एक्चुअली आई कैन गो फर्दर। R फॉल्स तो ठीक है, अगर S फॉल्स हो गया, सो लुक एट स्टेटमेंट 1। अगर P ट्रू है तो ये दोनों ट्रू, Q भी ट्रू होता, S भी ट्रू होता। लेकिन अगर S फॉल्स है, इसका मतलब P फॉल्स रहा होगा, राइट? अगर P ट्रू है, P तो सच है, तो मतलब Q भी सही होगा, S भी सही होगा। बट वी हैव फाउंड दैट S इज नॉट सही, लाइक S इज फॉल्स। इट मीन्स ये वाली चीज़ नहीं ट्रू होगी, क्योंकि अगर S ट्रू हो जाता तो फिर लाइक अगर P ट्रू हो जाता तो S को तो पक्का ही ट्रू होना था। हेंस दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट ईदर R फॉल्स और P फॉल्स। बिकॉज मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो इसका उल्टा क्या होता है, तो पहले वाले का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ Q S इंप्लाइज P इज फॉल्स। इसका अपने आप में मतलब क्या होता है? वन ऑफ ईदर, लाइक इसका मतलब ही ये होता है कि यार इनमें से एक Q और S इज फॉल्स, Q और S इज फॉल्स, इट इम्प्लाइज P इज फॉल्स। और ये वाली पहली स्टेटमेंट से, सेकंड स्टेटमेंट से हमने ये बताया था कि इफ T इज ट्रू देन ईदर R इज फॉल्स और S इज फॉल्स। S इज फॉल्स है, मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ दैट P इज फॉल्स, तो मैंने फाइनली ये लिख दिया। तो स्टेटमेंट 1 एक्चुअली ट्रू है कि अगर T ट्रू है तो या तो P फॉल्स है या R फॉल्स है, और ये हमने बताया है। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। देखो अगर P ट्रू है तो Q एंड S दोनों ट्रू हैं, राइट? लेफ्ट टू राइट जा सकता हूं मैं, बट ऐसा देखो, बट आई कैन नॉट से द रिवर्स। अगर Q और S दोनों ट्रू हैं या फिर सिर्फ Q ट्रू है, लाइक वो सारी चीजें मेरे को नहीं पता है, राइट? आई जस्ट नो इसका उल्टा क्या लिख सकता हूं मैं कि नॉट ऑफ Q इंटरसेक्शन S मीन्स P फॉल्स है। मतलब Q और S में से एक फॉल्स हो जाएगा तो P फॉल्स हो जाएगा। ये सब चीज़ें पता है मेरे को, बट Q ट्रू है उससे P क्या होगा, आई डोंट नो दैट। हेंस ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हेंस आंसर इज ऑप्शन A। ओके, नाउ देयर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आई विल डू, जिसमें ना बेसिकली सम सिनेरियोज गिवन, आपको अलग अलग चीज़ें एज्यूम करनी होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना लाइक दीज आर काइंड ऑफ रिडल्स, आपको केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1 ये हो सकता है, केस 2 ये हो सकता है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल फोन इज स्टोलन, देर आर 3 सस्पेक्ट्स P, Q and R. They were questioned knowing that only one of them is guilty. So P, Q, R ने कुछ कुछ चीज़ें बोली। सो नेचुरली जो गिल्टी होगा उसने झूठ बोला होगा। सो लेट्स से इसमें 3 केस बनाओ। इफ P गिल्टी, P ने क्या, P ने अगर P गिल्टी है मतलब P लाइड, मतलब P ने झूठ बोला होगा, P लाइज। आई डिड नॉट स्टील इट, Q स्टोल इट, तो ये तो झूठ हो गया, मतलब बाकी दोनों ने सच बोला होगा।
क्यू ने क्या बोला, आई आर डिड नॉट स्टील इट, आई डिड नॉट स्टील। तो क्यू क्या बोल रहा है कि पी इज थीफ, राइट। आर क्या बोल रहा है, आई डिड नॉट स्टील इट, आई डू नॉट नो डिड। ऐसा तो सही हो सकता है। आर को बोल रहा है कि मैं नहीं, मतलब आई डोंट नो, इधर पी और क्यू। सो एक्चुअली दिस इज कंसिस्टेंट। देखो सिनेरियो में क्या होता है कि हम केस लेंगे, हम बोलते हैं कि अगर ऐसा केस बनेगा तो कंसिस्टेंट है। सो पी कैन बी गिल्टी इफ क्यू इज गिल्टी, लेट्स से। तो मतलब पी सच बोल रहा होगा, पी ने क्या बोला कि क्यू इज थीफ, और आर ने क्या बोला कि आई डिड नॉट स्टील इट। इधर पी और क्यू, राइट। और आर और क्यू अगर गिल्टी हो तो झूठ बोलेगा ही। तो क्यू ने क्या बोला कि मैंने नहीं चुराया है, आर ने नहीं चुराया, तो पी ने चुराया होगा। सो उसने उस पर थोप दिया। थर्ड केस बनेगा इफ आर गिल्टी, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है कि आई डिड नॉट स्टील इट, आई डोंट नो हु डिड इट, ठीक है। मतलब पी और क्यू सच बोल रहे होंगे। तो पी ने क्या बोला, पी ने बोला कि क्यू थीफ है, आर ने बोला कि, सॉरी, क्यू ने बोला कि पी थीफ है। सो अगर आर गिल्टी था तो कोई ना कोई तो आर पे ब्लेम डालता ना। सो आर गिल्टी वाला केस नहीं हो सकता। कमिंग टू दीज टू केसेस, देखो अगर क्यू गिल्टी था तो क्यू ने पी पे डाल दिया, ठीक है। पी ने क्यू पे डाला, आर को कुछ पता नहीं था। और अगर पी गिल्टी था, सो क्यू ने पी पे डाला एंड आर को कुछ नहीं पता था। सो एक्चुअली ये दोनों केस ट्रू हो सकते हैं। लाइक दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। सो हेंस आई कैन से वी इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड। ये गलत लिखा हुआ है, ये डी होना चाहिए बिकॉज, और आई थिंक ये 2 स्टार हो सकता है, इतना थोड़ा आसान नहीं है क्योंकि 3 सिनेरियोज है ना। सी बिकॉज अगर पी गिल्टी है और हम माने कि पी झूठ बोल रहा है, सो देयर ऑल्सो इट्स पॉसिबल, लाइक दिस थिंग इज पॉसिबल। आर गिल्टी क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ आर इज गिल्टी देन इट मीन्स आर इज लाइंग। तो मतलब पी और क्यू तो सच बोलेंगे ना। सो पी और क्यू तो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो अगर वो दोनों सच बोल रहे थे, सो इफ बोथ ऑफ देम वर saying the right thing, then why would they contradict each other? So here R guilty cannot be the case, but P can be guilty and Q can be guilty. ये क्वेश्चन देखो, लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स, ठीक है। एल मान लिया, बी मान लिया, डी मान लिया, एस मान लिया। अ गेम ऑफ डबल्स इज अबाउट टू बिगिन। So Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. So okay, ये यहाँ 4 एक नेट है, डबल्स का गेम है, यहाँ 4 प्लेयर हैं। एक जगह मान लो एल मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे लक्ष्मी का ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है। अगर ब्रदर है डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम अ डॉटर, हर सन इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, ठीक है। तो जो वर्स्ट प्लेयर है उसका सिबलिंग, तो देखो यहाँ ना 2 सिबलिंग हैं, डॉटर सन भी सिबलिंग्स हैं, एंड लक्ष्मी का ब्रदर एंड लक्ष्मी, दे आर ऑल्सो सिबलिंग्स। तो 2 सिबलिंग की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो यार अब कहाँ पे हो सकता है, देखो या तो सन इधर होगा तो लक्ष्मी इधर हो जाएगी, या फिर सन इधर होगा, नीचे की तरफ होगा एंड एल की तरफ होगा। अब इसमें क्या बता रखा है, इस केस में अगर ये वाले केस ट्रू है तो क्या बता रखा है कि हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग। एस किसके डायगनली अक्रॉस है, बी के। इट मीन्स बी जो है वो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है, तो मतलब बी का सिबलिंग कौन होगा, एल। तो एल इज वर्स्ट प्लेयर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड। इट मीन्स बी इज बेस्ट प्लेयर। इस वाले केस में क्या बताया गया कि हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। एस किसके डायगनली अक्रॉस है, डी के, ठीक है।
सो डी क्या है? इट मीन्स डी इज वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग. इट मीन्स डी का सिबलिंग कौन है? एस. एस इज वर्स्ट प्लेयर. अगर एस वर्स्ट प्लेयर है और बताया गया कि बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर ऑन द सेम साइड, मतलब बी बेस्ट प्लेयर हो जाएगा. सो एक्चुअली देर आर टू केसेस. हमको नहीं पता दो केस कौन सा सही है, बट वो इज द बेस्ट प्लेयर? बी. दोनों केस में ब्रदर ही बेस्ट प्लेयर आएगा. सो इवन दो वी डोंट नो विच केस इज करेक्ट, द कंक्लूजन फॉर who इज द बेस्ट प्लेयर इज सेम इन बोथ. अब इस क्वेश्चन में ना बस लैंग्वेज अजीब सी है, बिकॉज दिस डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग. सो इट मीन्स जो अक्रॉस है वो सिबलिंग है, अक्रॉस है जो पर्सन है उसका सिबलिंग जो है वो वर्स्ट प्लेयर है. इस तरह से आपको सॉल्व करना था. सो द लैंग्वेज इज ट्रिकी, दैट्स ऑल. अदरवाइज कुछ था नहीं इसमें. एक और क्वेश्चन करके देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू 5 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस टी. 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स. जब पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा था आई थॉट देयर वाज अ टाइपो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं, 1 स्टेटमेंट फॉल्स है. अब 2 स्टेटमेंट देखो, पहला 1 स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब P और Q, 1 ऑफ P, ठीक है. या तो P और Q, चलो ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी डायरेक्टली बता रखा है. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एट मोस्ट 2 ऑफ RST वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब. सो या तो RS हुए. एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. एट मोस्ट 2 का मतलब या तो इनमें से एक ही सिलेक्ट हुआ था, या एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, या 2 सिलेक्ट हुए थे बट तीनों सिलेक्ट नहीं हुए होंगे. इसका मतलब यही होता है. एटलीस्ट 1 ऑफ RNS वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये फॉल्स है. इसका मतलब क्या आया था कि या तो इसका मतलब यही होता है कि एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होता है कि या तो 1 या तो इनमें से एक सिलेक्ट हुआ या 2 सिलेक्ट हुआ. बट दिस इज फॉल्स. इट मीन्स R got rejected and S got rejected. क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी सिलेक्ट हो जाता तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाती, बट ये हमको बताया दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो S रिजेक्ट हो गया, R रिजेक्ट हो गया. अब बाकी कौन बच गए? P, Q and T. ऑलराइट. सो 1 ऑफ P, Q सिलेक्टेड फॉर द जॉब. इनमें से एक सिलेक्ट हुआ होगा. एंड एट मोस्ट 2 ऑफ RST was selected. R और S रिजेक्ट हुए हैं, आई नो. सो T सिलेक्ट हुआ होगा. सो T सिलेक्टेड, देन 1 ऑफ P and Q सिलेक्टेड. सो 2 ही लोग सिलेक्ट हुए एक्चुअली. सो व्हाट वर द कंक्लूजन्स? एटलीस्ट 4 वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये तो गलत है यार. R और S तो सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं. P की वजह से एक सिलेक्ट हुए हैं, 2 ही सिलेक्ट हुए हैं एक्चुअली. S वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये भी गलत है. हमको पता है कि S रिजेक्ट हुआ है. So neither of the statement is true. Okay, blood relations हम अगली क्लास में करेंगे. So we covered Venn diagrams and we covered a lot of different logical questions. So there were a lot of logical reasoning questions जिसमें ना कुछ proper format नहीं है. कुछ चीज़ें बता रखी हैं, आपको समझो. उससे बस ये देखो कि what is true, what is false and what is uncertain. And ज़्यादातर चीज़ें uncertain होती हैं. We don't have to make assumptions. यही चीज़ का ध्यान रखना होता है. सो आई गिव यू द असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए. एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस ब्रिंग देम ऑन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.